सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक ऑप्शन गायनी का, दैट इज़ PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे कॉलेज में हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। और जितना मैं आपको अपने नोट से कराने वाली हूँ, इससे बाहर आई गारंटेड कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। बस आप कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है PIH, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे? अगर बीपी जो है वो 140-90 mm ऑफ Hg से ऑन 2 ओकेजन और 4 आवर्स अपार्ट का मतलब डिफरेंस होना चाहिए टाइमिंग का, तो उसे हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। इसका मतलब कि बीपी जो है हमारा वो 140/90 से ज़्यादा या फिर इक्वल होना चाहिए 2 बार, यानी कि 2 ओकेजन्स में, और जिसके बीच का, इन 2 ओकेजन्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 आवर्स का एटलीस्ट होना चाहिए। तो हम कहेंगे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। वैसे टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो लेकिन आपके लिए यूज़फुल बहुत होगा, आई गारंटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम देखें तो मेनली यहाँ पर 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला, हाइपरटेंसिव फीमेल हैज़ कंसीव्ड, मतलब कि एक फीमेल है जिसे प्रेगनेंसी से पहले ही हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उसने कंसीव कर लिया है। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर कि फीमेल डिड नॉट हैव इंक्रीज्ड बीपी बिफोर प्रेगनेंसी, बट ड्यू टू सम प्लेसेंटल प्रॉब्लम शी डेवलप्स हाई बीपी। इसका मतलब कि पहले प्रेगनेंसी से पहले तो फीमेल को कोई भी बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ प्लेसेंटा की प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर फीमेल में बीपी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो 2 सिचुएशंस हो गई। पहला कि फीमेल को पहले से ही, प्रेगनेंसी से पहले ही हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, यानी कि उसका बीपी पहले भी इंक्रीज़ रहता था। लेकिन सेकंड सिचुएशन जो है उसमें आ गया कि प्रेगनेंसी से पहले बीपी इंक्रीज़ नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी जैसे हुई है उसके कुछ टाइम के बाद फीमेल में बीपी की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तो नेक्स्ट, जैसे कि हम 2 सिचुएशंस देख रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि अगर जो हमने पहली सिचुएशन देखी जिसमें कि फीमेल को पहले से ही बीपी की प्रॉब्लम थी, उस कंडीशन को हम कहेंगे क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। और सेकंड, दूसरी तरफ देखेंगे कि जिस प्रेगनेंसी में फीमेल को प्रेग्नेंट होने के बाद बीपी का इशू स्टार्ट हुआ है, बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, उसे कहेंगे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। यहाँ पर क्या होगा कि पेशेंट विल गिव हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज बीपी बिफोर प्रेगनेंसी, यानी कि जब भी आप पेशेंट की हिस्ट्री लोगे तो यहाँ पर पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा कि मुझे पहले से ही इंक्रीज बीपी की प्रॉब्लम है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले से ही है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे सेकेंड सिचुएशन में, तो पेशेंट का जो बीपी है वो प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बीपी जो है फर्स्ट कंडीशन में बीपी इज़ रेज्ड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, यानी कि इवन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी भी अगर हम बीपी देखेंगे तो इस फीमेल का जो बीपी है वो प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इंक्रीज रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ इस कंडीशन में देखेंगे सेकेंड सिचुएशन में, जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसे हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर क्या होगा कि फीमेल का जो बीपी है वो 20 वीक्स के बाद बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ठीक है, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इनमें डिफरेंस देखें क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में, तो नेक्स्ट पॉइंट है बीपी डज नॉट कम बैक टू नॉर्मल विद इन 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो बीपी है फीमेल का वो 12 वीक्स, मतलब डिलीवरी हो गई है उसके बाद भी 12 वीक्स तक बीपी जो है वो मदर का नॉर्मल नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि विद इन 12 वीक्स में, डिलीवरी के 12 वीक्स के मतलब विद इन में इसमें बीपी जो है वो नॉर्मल आ जाता है। तो ये तो हो गई 2 कंडीशंस जिसमें हमने देखा क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी
और दूसरा ये वाली सिचुएशन जो हमने देखी, ये सिचुएशन हो गई प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेनली हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, यहाँ पर हम इसे फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। पहला हम बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और सेकंड बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया। तो इनके डिफरेंस देखने से पहले हम ये ओ नो एक्चुअली परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो ओ नो जो है, आई थॉट कि मेरी जो वीडियो है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो रिकॉर्ड होना बंद हो गई है, इसलिए अचानक से आई सेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इनमें हम डिफरेंस देखने से पहले देख लेते हैं कि इनमें जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्रीक्लेम्पसिया है, इसमें कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं, कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्रीक्लेम्पसिया में देखेंगे तो पहला जो कॉमन पॉइंट आ जाता है वो है पेशेंट बीपी विल बी नॉर्मल बिफोर प्रेगनेंसी। जेस्टेशन हाइपरटेंशन में, प्री एक्लेम्पसिया में पेशेंट का बीपी जो है प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट हम देखें तो बीपी जो है वो 20 वीक्स के बाद ही इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो बीपी जो है वो 12 वीक्स तक, विद इन 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए आप लोग क्रॉनिक हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में। पहला हमने पढ़ा क्रॉनिक हाइपरटेंशन, दूसरा हमने पढ़ा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज जेस्टेशन हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्पसिया। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी देखेंगे, उससे पहले हमने ये तीन कॉमन पॉइंट्स देख लिए हैं, जिसमें कि जो बीपी है वो प्रेगनेंसी से पहले दोनों कंडीशंस में बीपी नॉर्मल रहता है। इसमें बीपी जो है वो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, और बीपी की जो वैल्यू है वो विद इन 12 वीक्स में आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब इनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर हम देखें तो जेस्टेशन हाइपरटेंशन की कंडीशन में प्रोटीन्यूरिया यानी कि प्रोटीन यूरिन में एब्सेंट होता है। प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन में प्रोटीन्यूरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम जेस्टेशन हाइपरटेंशन में क्या देखते हैं कि पेशेंट में, सॉरी पेशेंट तो नहीं, हम मदर बोल सकते हैं, एंड ऑर्गन डैमेज एब्सेंट होता है। मैं आपको बताऊंगी कि एंड ऑर्गन डैमेज के आगे क्या क्या साइंस होते हैं, आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और प्रोटीन्यूरिया को भी देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो प्रोटीन्यूरिया में कितनी होती है, तो हम बोलते हैं कि हाँ मदर में प्रोटीन्यूरिया जो है हो रहा है। और प्री एक्लेम्पसिया में देखेंगे तो प्रोटीन्यूरिया यहाँ प्रेजेंट है, और एंड ऑर्गन डैमेज की जो साइंस है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन्यूरिया यूरिन में एक्सक्रीशन, मतलब अगर यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है तो उसमें प्रोटीन्यूरिया में क्या क्या वैल्यू है, कैसे कैसे हम उसे चेक करते हैं। तो तीन पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है। पहला हम देखते हैं 24 आवर यूरिन सैंपल लेते हैं, जिसमें कि यूरिन प्रोटीन का जो वैल्यू है वो मोर देन 300 मिलीग्राम होता है। तो हम कहेंगे कि हाँ पेशेंट में प्रोटीन्यूरिया प्रेजेंट है। अगर हम रैंडम यूरिन सैंपल लेते हैं तो उसमें हम जो प्रोटीन्यूरिया कहेंगे कि हाँ पेशेंट में प्रोटीन्यूरिया है, तो उसमें कब कहेंगे, जब वैल्यू जो है वो मोर देन 30 mg/dl प्रेजेंट होगी। अब आते हैं डिपस्टिक मेथड से। डिपस्टिक मेथड यानी कि ये जो टेस्ट है वो ओपीडी बेसिस होता है, बहुत ही जल्दी टेस्ट हो जाता है। तो अगर मोर देन +1 की वैल्यू आती है चेक करने पे, तो हम उसे कहेंगे मोर देन, जैसे कि लाइक मोर देन 1 +2 +3 +4, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे हाँ प्रोटीन्यूरिया जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर नील या फिर ट्रेस वैल्यूज़ आ रही हैं तो प्रोटीन्यूरिया प्रेजेंट नहीं है। तो होपफुली आपको टॉपिक जो है वो समझ में आ रहा होगा, और आई बेट कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक नोट डाल लेते हैं अपने नोट्स में कि जो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, सॉरी प्री एक्लेम्पसिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है प्लस प्रोटीन्यूरिया प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे, प्री एक्लेम्पसिया।
अब मैंने अपने नोट्स में ऐसे ही ऐड कर लिया है कि प्रोटीन्यूरिया जो है वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। मतलब प्रोटीन्यूरिया इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल कंडीशन कि हम कह दें कि हाँ भाई प्रोटीन्यूरिया हो रहा है, पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन है। प्रोटीन्यूरिया नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ऐसी और भी कंडीशंस हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मल मिलती हैं, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट आ भी गया ये ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया जो होता है प्रेगनेंसी में, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, मतलब ये होता ही है, इट्स नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ग्लाइकोसूरिया जो है वो होता ही होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, कि एंड ऑर्गन डैमेज की क्या क्या साइंस हैं जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि मदर में जेस्टेशन हाइपरटेंशन है या फिर नेक्स्ट जो है प्रीएक्लेम्शिया है। तो एंड ऑर्गन डैमेज के साइंस हैं। पहला साइन है लीवर एंजाइम जो हैं वो रेज्ड होंगे, यानी कि 2 टाइम्स मोर देन नॉर्मल वैल्यूज़, 2 टाइम्स हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे नॉर्मल वैल्यू से। सीरम क्रिएटिनिन की जो वैल्यू है मोर देन और इक्वल टू 1.1 हो जाएगी। प्लेटलेट काउंट्स आपके लेस देन 1 लाख हो जाएंगे। विजुअल सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, सेरिब्रल एडीमा होगा और पल्मोनरी एडीमा होगा। पल्मोनरी एडिमा में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है एल्वियोलाइज में। नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाल लेते हैं एक कि एनी वन ऑफ दीज साइंस इफ प्रेजेंट प्लस हाइपरटेंशन इन प्रेग्नेंट फीमेल, इसे हम कह सकते हैं प्रीएक्लेम्शिया, जैसे कि हम अभी हमने पढ़ा पहले। नाउ अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि काफ़ी सारे डिवीजन्स आ गए हैं। पहले हमने देखा क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, उसके बाद डिफरेंशिएट किया उसको PIS यानी कि लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में। फिर हमने प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को डिवाइड किया जेस्टेशन हाइपरटेंशन में और प्री एक्लेम्शिया में। अब प्री एक्लेम्शिया को हम डिवाइड कर रहे हैं माइल्ड प्री एक्लेम्शिया और सीवियर प्री एक्लेम्शिया में। तो इसका अगर हम दोनों का एक कॉमन वैल्यू देखें, कॉमन पॉइंट देखें, तो दोनों में ही प्रोटीन्यूरिया देखने को आपको मिलेगा प्री एक्लेम्शिया में। अब क्या है, मतलब ये हम ये देख रहे हैं कि कितना माइल्ड है और कितना सीवियर कंडीशन में जो है प्री एक्लेम्शिया जा रहा है। तो माइल्ड प्री एक्लेम्शिया हम कब कहेंगे, अगर जो पेशेंट का बीपी है वो मोर देन और इक्वल टू 140/90 mm ऑफ HG होगा, लेकिन 160/110 mm ऑफ HG से कम होना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे माइल्ड प्री एक्लेम्शिया। माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में क्या होगा कि साइन ऑफ एंड ऑफ ऑर्गन डैमेज एब्सेंट होंगे। और सीवियर प्री एक्लेम्शिया में क्या है हम देखेंगे, सीवियर प्री एक्लेम्शिया में जो बीपी की वैल्यू है वो आपकी 160/110 से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी। और यहाँ पर आपको एंड ऑर्गन डैमेज के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मिल सकते क्या हैं, आपको मिलेंगे देखने के लिए। सीवियर कंडीशन अगर पेशेंट में अगर सीवियर प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन हो गई है तो यहाँ पर आपको एंड ऑर्गन डैमेज के साइंस जो हैं वो देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, और भी सीवियर कंडीशन, मतलब प्री एक्लेम्शिया की और भी आगे सीवियरिटी कंडीशन क्या हो सकती है वो हम देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्लेम्शिया पे। सीवियर प्री एक्लेम्शिया प्लस जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, यानी कि एक्लेम्शिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सीवियर प्री एक्लेम्शिया अगर देखने को मिलता है प्लस उसमें टोनिक क्लोनिक सीजर्स देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो कि इसमें कितनी ज़्यादा कंडीशन जो है वो सीवियर हो गई है। इस कंडीशन को हम कहेंगे एक्लेम्शिया। तो हम कह सकते हैं कि एक्लेम्शिया जो है वो कॉम्प्लिकेशन है सीवियर प्री एक्लेम्शिया की, जैसे कि हमने अभी प्री एक्लेम्शिया को डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, माइल्ड और सीवियर कंडीशन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्लेम्शिया जो है वो माइल्ड प्री एक्लेम्शिया का नहीं, सीवियर प्री एक्लेम्शिया का कॉम्प्लिकेशन है। इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइल्ड प्री एक्लेम्शिया। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी नर्सिंग इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी। नर्सिंग इम्प्लीकेशंस में हमें इन ऑल पेशेंट्स ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्शिया we have to ask about symptoms which indicates patient may show convulsions at any time, यानी कि
अगर हम इस लाइन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इम्पेंडिंग साइन एक्लेम्शिया के कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ पेशेंट जो है वो एक्लेम्शिया की तरफ जा रहा है। तो पहला साइन है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर पेशेंट में यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है तो हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो एक्लेम्शिया की तरफ जा रहा है। और नॉर्मल वैल्यू जो होती है यूरिन आउटपुट की, दैट इज़ मोर देन और इक्वल टू 30 ml पर आवर। पेशेंट में हेडेक देखने को मिलेगा विच इज़ नॉट कॉज क्योर्ड बाय रेगुलर मेडिकेशन। हेडेक, ऐसा हेडेक होगा पेशेंट को कि अगर हम रेगुलर मेडिकेशन भी दे रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा। एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा और विजुअल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्लरिंग विजन होगा या फिर पेशेंट को डिप्लोपिया होगा। डिप्लोपिया मीन्स कि डबल विजन देखने को मिलेंगे, मतलब दो दो एक ही इमेज की आपको दो दो इमेज दिखेंगी, दैट इज़ कॉल्ड एज डिप्लोपिया। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को तो बिल्कुल सोते जागते रट लो, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट आते हैं हम कि एक्लेम्शिया में कन्वर्जेंस जो है वो आते क्यों हैं, क्यों आते हैं भाई एक्लेम्शिया में कन्वर्जेंस। हमने पढ़ तो लिया कि सीवियर प्री एक्लेम्शिया हो रहा है, जनरलाइज टोनिक-क्लोनिक सीजर्स आ रहे हैं, लेकिन एक्लेम्शिया में कन्वर्जेंस जो है वो हो क्यों रहे हैं, हमें रैशनल भी तो पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं, हमने अपनी बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम के। तो क्या होगा कि व्हेन प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड, यानी कि बीपी जो है वो इंक्रीज्ड हुआ, वॉल्यूम ऑफ ब्लड गोज़ टू द मदर्स ब्रेन डिक्रीज। अब क्या होगा, जैसे ही बीपी इंक्रीज़ हुआ, बीपी इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड की मदर के जो ब्रेन में ब्लड है उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। अब जैसे ही ब्रेन में ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो इससे क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी, यानी कि सेरिब्रल हाइपोक्सिया होगा, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस आएंगे। तो इसीलिए जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो देते हैं वेसोडाइलेशन ऑफ ब्रेन, यानी कि हमें ब्रेन की वेसल्स को वेसोडाइलेट करना है, डायलेशन उनका करना है, तो जिससे कि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। नेक्स्ट हम आते हैं, क्या होगा कि जैसे कि हमने देखा कि ब्रेन में ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल हाइपोक्सिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस आएंगे। और हमें इसका अगर ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि वेसोडाइलेशन, यानी कि ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें हमें डायलेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्रीएक्लेम्शिया क्या होता है। ये कोई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, या फिर नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग से टर्म आ गई है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं कि जो एक, अगर ये फीमेल है, आ फीमेल विथ क्रॉनिक इंक्रीज बीपी, यानी कि किसी भी फीमेल का बीपी जो है वो क्रॉनिकली इंक्रीज हो रखा है, उसने कंसीव कर लिया है और सडनली उसका बीपी जो है वो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम ये 3 पॉइंट्स देखें, यही 3 पॉइंट्स जो हैं वो मेन इंपॉर्टेंट हैं सुपर इम्पोज प्री-एक्लेम्शिया के लिए। दैट इज़ बीपी जो है वो अनकंट्रोलेबल इंक्रीज्ड होगा, प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिलेगा और साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जो प्री-एक्लेम्शिया या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है, इसमें ये प्रॉब्लम कंडीशन हो क्यों रही है, हमें रीज़न भी पता होना चाहिए ना। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू सम प्लेसेंटल प्रॉब्लम, प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम हुई 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, इसकी वजह से क्या होगा कि प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम होगी जिसकी वजह से प्लेसेंटा का साइज़ जो है वो भी स्मॉल होगा। अब क्या होगा कि प्लेसेंटा की सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो गई, हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लेसेंटल इश्कीमिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस इश्कीमिया की वजह से क्या होगा कि कुछ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ होंगे, इनकी वजह से मदर की जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं उसमें आपको लीकेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इस लीकेज की वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं ना प्लाज्मा में,
वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाएंगे, मतलब कैपिलरी से बाहर आ जाएंगे। अब जब ये कंपोनेंट्स बाहर आएंगे तो हमें अंडर द स्किन क्या देखने को मिलेगा, हमें एडिमा देखने को मिलेगा। पेरिटोनल कैविटी में क्या देखने को मिलेगा, हमें असाइटिस देखने को मिलेगा। अगर प्लूरल कैविटी में जाएं तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लूरल एफ्यूजन। और नेक्स्ट क्या होता है कि जो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं वो तो कैपिलरीज के अंदर ही रह जाते हैं, तो जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह। तो ब्लड, इनकी वजह से ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, यानी कि हीमो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड की आप कह सकते हैं कि विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस इंक्रीज़ हुए तो जिसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेज होने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो मैटरनल ऑर्गन है मोस्ट कॉमनली जो अफेक्ट होता है दैट इज़ किडनी। रीज़न क्या है इसका, मतलब हम रैशनल क्या है वो देखते हैं कि किडनी में जब किडनी गेट लेस ब्लड, डिक्रीज, देयर इज़ डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, किडनी का जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी फंक्शन कैपेसिटी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। अब फंक्शन कैपेसिटी डिक्रीज़ हुई तो क्या होगा कि जीएफआर रेट जो है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर जीएफआर डिक्रीज़ हो गया तो क्या होगा, उसकी फिल्टरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जब किडनी काम ही नहीं कर रही है, मतलब उसकी जो उसका मेन फंक्शन है किडनी का वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो हमें बॉडी में क्या क्या देखने को मिलेगा, सीरम यूरिया है जो वो इंक्रीज्ड मिलेगा आपको, और यूरिक एसिड जो है वो भी, यूरिक एसिड की वैल्यू आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। सीरम क्रिएटिनिन जो है वो आपको इंक्रीज मिलेगा। मैंने अपने नोट्स में इनकी मतलब ऐसे याद करने के लिए इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ लिख ली हैं, ताकि जब इनको हम पढ़ें तो हमें पता हो कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इससे ज़्यादा अगर होगी तो ये एबनॉर्मल है। तो अगर तो इस यहाँ से हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि एंड ऑर्गन डैमेज के साइंस जो हमें कुछ कुछ देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हेन फीटस गेट लेस ब्लड। अब जब फीटस में ब्लड जो है वो कम जा रहा है तो हमें क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो पहला देखते हैं कि ऑल पार्ट्स ऑफ द फीटस विल गेट लेस ब्लड। तो इससे क्या होगा कि लेस ग्रोथ होगी फीटस की, और हमें क्या देखने को मिलेगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि IUGR हमें देखने को मिलेगा। फीटल किडनी जो है, फीटल किडनी में भी लेस ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से फीटल रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा, उसका भी GFR डिक्रीज़ होगा। GFR डिक्रीज़ होने की वजह से GFR डिक्रीज़ होने की वजह से यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। यूरिन का प्रोडक्शन कम हुआ जिसकी वजह से क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज़ हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, ओलिगोहाइड्रोमनियस कंडीशन देखने को हमें मिलेगी। तो यहाँ से अब हम कहाँ तक कहाँ जा रहे हैं, अगर आप देख रहे हो ध्यान से, अगर टॉपिक को पढ़ रहे हो, हम जा रहे हैं धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, कि अगर प्री एक्लेम्शिया होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, तो मदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और फीटस में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए टॉपिक हो गया है बहुत लंबा और आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए हम इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक बार देखने में मतलब बहुत लंबी वीडियो जाती है तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी, और आगे भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, और कौन कौन सी मेडिकेशंस हमें देनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं देनी चाहिए, वो सारी हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखना, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स कर देना, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है तो वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।